हेलो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जी, इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी, स्टेट पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। मेरा फोकस रहेगा जी ज़्यादातर यूपीएससी प्री के लिए। तो यूपीएससी प्री के लिए फुली, और इसका काफ़ी पोर्शन यूपीएससी मेंस में भी काम देगा आपको। तो मेजर बुक मैंने कवर की है जी एम लक्ष्मीकांत की, और देखते हैं जी। देखो, पॉलिटी के लिए ना एम लक्ष्मीकांत बुक काफ़ी रेफर की जाती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है भी। और ये कोई नॉवल टाइप नहीं है, टफ बुक है, और इसको काफ़ी स्लो पढ़ना है अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो। और काफ़ी इसमें मैटर बहुत अधिक है। पर ये देखा गया है कि पिछले 2-3 सालों में ना इसमें से अधिक क्वेश्चन नहीं आए। तो उस देखा गया कि क्वेश्चन आए हैं एनसीईआरटी क्लास 11th आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11 की एनसीईआरटी की किताब। और इसके साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिए। ठीक, जब तैयारी हो जाए तो मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है जी। एम लक्ष्मीकांत की बुक मैंने पहले बताया टफ है। इसको आप अगर पढ़ रहे हो तो कम से कम 3-4 बार पढ़ना है। मैंने खुद इसकी ग्रुप स्टडी की थी, बड़ी स्लोली इसके एक एक लाइन को समझकर हमने इस बुक को खत्म किया था। और खुद मैंने कम से कम 10-12 साल बार इसको पढ़ा होगा, इस बुक को, एम लक्ष्मीकांत की बुक को। ठीक है, और इसी को पढ़कर मैंने तो टोटल 8 बार प्री क्लियर किया है। पढ़ते हैं जी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमारा पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखो, ये बात तो क्लियर है कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे क्या था, राजा महाराजाओं का दौर था। ये सही है कि ईसा से तकरीबन 300 साल पहले चाणक्य, विष्णुगुप्त जिसे कहते हैं, ठीक, कौटिल्य भी कहते हैं, तो उसने कुछ ट्रीटी वगैरह लिखी थी एडमिनिस्ट्रेशन की। पर अगर आप मॉडर्न टाइम में सही मायनों में और आज के भारत के संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो उसका बेस ब्रिटिशर के आने के बाद ही बना। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स के आने से पहले आवर कंट्री वाज मेनली रूल्ड बाय किंग्स, है ना, यहाँ पर राजे महाराजे ही होते थे ना, मोनार्की होती थी। इन जनरल, आम भाषा में हम कह सकते हैं, देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का कोई इतना कंसेप्ट नहीं था, जो राजा ने कह दिया वही है, उसके अपने वजीर वगैरह होते थे उसके साथ, ये बात है। सर्टेन इवेंट्स इन द ब्रिटिश रूल हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी ऑफ इंडिया। अगर आज के दौर की हम इंडिया की पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसका बेस कब बना, ब्रिटिशर के आने से बाद, ब्रिटिशर के आने के बाद। ठीक है, तो उन्होंने अपने रूल में कुछ इवेंट, कुछ ऐसे कानून लाए, कुछ ऐसे प्रोविजंस लाई जो कि आज के इंडिया की पॉलिटी और संविधान का क्या है, बेस है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे ब्रिटिशर की। अगर ये तय करना हो कि इंडिया में ब्रिटिश रूल की शुरुआत कब हुई, तो आप देखोगे कि 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। ठीक है जी। उससे पहले 57 में प्लासी की लड़ाई हुई। ठीक है जी। इन लड़ाइयों को जीतने के बाद भी ब्रिटिशर है वो क्या है, उनके पास ट्रेडिंग का राइट ही था, तो वो अपने व्यापार में ही सीमित थी। पर क्या हुआ, इन 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। तो बक्सर की लड़ाई के बाद द कंपनी obtained द दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स का मतलब द राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। सिविल जस्टिस और रेवेन्यू के ऊपर, रेवेन्यू जो उनकी आमद होती है, रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के ऊपर राइट ले लिया किसने, कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कौन कौन से एरिया का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो जब इन्होंने दीवानी राइट्स ले लिया तो इसका मतलब इनके पास कुछ क्या है, इंडिया के ऊपर होल्ड हो गया। पहले क्या था, ये जीतने के बाद भी क्या था, इनका फोकस किसके ऊपर रहा था, व्यापार के ऊपर रहा था। तो वहां के लोकल रूलर रूल करते रहे। पर अब क्या है, कंपनी ने डायरेक्ट अपने अंदर दीवानी राइट्स ले लिए, अपने पास दीवानी राइट्स ले लिए, द राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। तो अगर आपको पूछा जाए कि कंपनी पहली बार इंडिया में जो उन्होंने कुछ पॉलिटिकल गेन किया वो कब है,
अच्छे ढंग से काबिज हुई वो क्या कब है 1765, जब उनको ये 3 जो एरिया है प्रोविंसेस हैं जहां इसका दीवानी राइट्स मिल गया। उससे पहले क्या था, इट हैड ओनली ट्रेडिंग राइट्स या फंक्शंस। इससे पहले जीतने के बाद भी क्या था, इनके पास सिर्फ ट्रेडिंग फंक्शन थे। ठीक है जी, तो अब ठीक है जी, तो हाँ जी, ये एक बात आपने और याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है वो पहली बार किसने दिया था। द आइडिया ऑफ फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सजेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम.एन. रॉय। तो ये कम्युनिस्ट थे, इन्होंने इन 1934 पहली बार कहा कि हाँ भी हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए ताकि हम भी अपना संविधान बनाएं। और ये बात बाद में मानी गई थी 1946 में, ये एक फैक्ट था। आगे बात करते हैं जी रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता है कि पहले भारत में ब्रिटिशर की है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक कंपनी जो कि व्यापार करने आई थी, उसका रूल था। तो 1773 से 1858 की बात करेंगे। ठीक, कि 1703 में पहला एक्ट आया, फिर 58 में एक्ट आया 1858 में। तो ये क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के दौरान कौन कौन से कानून आए, कौन कौन से एक्ट आए, उनको हमने पढ़ना है। तो आपने क्या करना है कि ये सारे एक्ट ना जो हैं इनकी सीरीज याद कर लेनी है और इसकी मेन प्रोविजन बार बार पढ़नी है, समझनी है। ये वाला चैप्टर वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है पूरी बुक का, क्योंकि जो आपकी कंटेम्प्रेरी टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो समझनी आसान होती है। ये थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो पढ़ते हैं धीरे धीरे। तो आपने इसको रट्टे भी लगाने हैं। देखिए जी, पहला है जी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में वहां की गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट लेकर आई, किसके लिए, रेगुलेटिंग का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि देखो जी हमारे बिहाफ पर कंपनी इंडिया में रूल कर रही है, पर कंपनी के पास पावर बढ़ रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हमने इसको कंट्रोल करना है, हमने इसको रेगुलेट करना है। तो इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कानून लेकर आई जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। कब लेकर आई, 1773। ठीक है जी, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है किसके लिए, टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए पहला एक्ट कौन सा आया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखो नाम से क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है जी, मेन फीचर्स पढ़ लेते हैं। ये एक्ट कहता है, देखो अब तक वहां पर क्या थे, हमारे 3 मेजर प्रोविंसेस थे, एक कलकत्ता, एक बॉम्बे और एक मद्रास। तो इसने कहा जो बंगाल का गवर्नर है, देखो तीनों के अपने अपने गवर्नर थे, द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर को गवर्नर जनरल का डेजिग्नेशन दे दो। एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू असिस्ट हिम। तो उसके लिए एक, उसके वर्क के लिए, उसकी असिस्टेंस के लिए, उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल बना दो, जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जैसे आज के दौर में हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो सरकार होती है मेन वो, ठीक है, उसके मंत्री शंत्री सब मिलाकर, तो मेन उसके लिए एक काउंसिल बना दी। और मेन हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कह दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। द फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वेरन हैसिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना वो कौन था, लॉर्ड वेरन हैसिंग। ठीक है जी, आगे देखिए। और द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, जो दूसरी प्रेसिडेंसी थी हमारी, कौन कौन सी, बॉम्बे और मद्रास, वर मेड सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखो पहले क्या था, 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। इन तीनों के अपने अपने गवर्नर थे। पर अब क्या किया, कलकत्ता वाले गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया, बंगाल वाले को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया। और उसके सबॉर्डिनेट किसको कर दिया, बाकी दोनों को, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, इनको क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इनके अधीन कर दिया। ठीक है जी। अर्लियर द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। पहले वो अपने अपने एरिया में इंडिपेंडेंट थी, स्वाधीन थी, तो एक दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं था। अब क्या है, मेन बना दिया बंगाल वाले को और उसकी सबॉर्डिनेट किसको कर दिया, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को।
इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ये भी बात कही गई कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनेगी। तो क्वेश्चन आ सकता है, पहली सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में बनी वो किस एक्ट के अधीन बनी? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है जी। तो ये कब बनी? अगले ही साल 74 में, 1774 में पहली सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता बन गई। आगे है जी, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। देखो हमने पढ़ा कि एक्ट क्या था? रेगुलेट करना। तो इन्होंने कहा कि देखो वे कंपनी के कर्मचारियों, आपने कोई अपना प्राइवेट ट्रेड नहीं करना और जहां के इंडियन से कोई आपने प्रेजेंट या ब्राइब नहीं लेनी, ना गिफ्ट लेने हैं ना कोई और रिश्वत लेनी, मना कर दिया। इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल और पक्का कर दिया। बाय रिक्वायरिंग, कैसे? द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो इंडिया में गवर्निंग बॉडी थी, कौन सी? गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। कंपनी जो इंडिया में अपना शासन चला रही थी, तो एक उनकी बॉडी थी ना, जिसके थ्रू वो काम दाम कर रही थी, वो उसे कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस एक्ट ने कहा कि देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तुमने क्या करना है? टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। तो जो तुम इंडिया में रेवेन्यू से रिलेटेड, सिविल या मिलिट्री अफेयर से रिलेटेड संबंधित जो भी काम दाम करते हो, उसकी रिपोर्ट हमको दो। ठीक है, उसकी रिपोर्ट हमको आपने देनी है। ठीक, इसको थोड़ा दोबारा से देखो। रेगुलेट करना है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है जी। और जो दूसरे वाले गवर्नर थे इसको इसके सबॉर्डिनेट कर दिए। ठीक है जी। और एक सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता बनाई और कहा कि देखो कंपनी के कर्मचारियों, आपने अपना पर्सनल प्राइवेट ट्रेड नहीं करना और ना ही यहाँ के लोगों से प्रेजेंट या ब्राइब लेनी है, और आपने अपने काम की, चाहे वो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री, ये सब काम की क्या करनी है? रिपोर्ट देनी है हमको। ठीक है जी। ये सारे पॉइंट क्या है? कंट्रोल करने वाले पॉइंट ही है कि आपने ये काम करना है, आपके ऊपर लिमिटेशंस है, आपके ऊपर रेगुलेशंस है। ठीक है जी। आगे बात आती है जी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 की, आपने रट्टा लगा लेना है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। ये चीजें हैं। टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो पहला एक्ट आया उसमें कुछ कमी पेशियां रह गई होंगी, तो उसको ठीक करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो 81 में उन्होंने क्या किया? अमेंडिंग एक्ट पास किया, ये संशोधन वाला कानून पास किया। इट इज आल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। ये आ सकता है एग्जाम में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो एक्ट आया अमेंडिंग वाला 1781 में, उसे कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देयर आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ? द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 वाज पास्ड। तो एक और एक्ट आया जिसमें अच्छे ढंग से पहले वाले एक्ट की कमियों को और दूर किया गया। क्या क्या इसकी फीचर्स हैं? देखो आपको ना पढ़ने का प्रोसीजर ये होना चाहिए, आपने मेरे लेक्चर भी सुनने हैं और साथ में क्या करना है, जो जो लिखा है ना इसको लिखते जाना है। ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लिखते जाना है, पॉज कर करके, मेरी वीडियो पॉज कर करके लिखते जाना है। इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। भी है कंपनी वालों, तुम्हारा व्यापारिक काम और पॉलिटिकल काम अलग अलग होगा। पहले तो ये राज करती थी, ठीक है जी, तो अब क्या है, उसके कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिया। बाद में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल फंक्शन में भी उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग कर दिया। ठीक है, देखो कौन राज कर रहा था कंपनी से? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो ग्रुप था कंपनी का राज करने वाला, उसको क्या कहते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इन्होंने कहा इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। तो जो व्यापारिक अफेयर्स है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही करेगा। ठीक है जी, तो आपने याद रखना है सी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और सी से कमर्शियल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास कौन से आए? कमर्शियल वाले। तो ऐसे कुछ ना कुछ टोटके आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आपको इतना अधिक डाटा आपने पढ़ना है, आपको याद करने में आसानी हो।
आप एग्जाम में भूल जाओगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था, हाँ यार एक व्यापार के ऊपर थी, हाँ यार एक पॉलिटिकल के ऊपर थी। पर अगर आपने कुछ ऐसा सिमेट्री बनाई होगी, सी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और सी से कमर्शियल, तो इसका मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास कौन सा काम था, व्यापारिक अफेयर्स। टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक, पॉलिटिकल अफेयर के लिए उन्होंने क्या किया, ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दी, किसके लिए, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, was created, thus it established a system of double government। तो इन्होंने क्या है, ये डबल गवर्नमेंट बना दी। कैसे, कॉमर्स वालों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और पॉलिटिकल फंक्शन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो दो प्रकार की गवर्नमेंट बना दी। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि डबल गवर्नमेंट किसने बनाई थी, किस एक्ट ने, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो इसको याद करने के लिए आपने ऐसे याद कर लेना है, BCCD। BC का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, CD का मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, BCD सीरीज होगी। BC मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और CD मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और C का मतलब कॉमर्स। ऐसे कुछ टोटके आपने याद कर लेने हैं। और क्या है जी, इसमें था द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पॉलिटिकल फंक्शन के लिए हमने बनाई है, was given power to supervise and direct all operations of the civil and military government और revenues of the British possessions in India। तो जो ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया है उसका सारा पॉलिटिकल फंक्शन में क्या आएगा, सिविल वाले भी फंक्शन, मिलिट्री वाले भी और रेवेन्यू वाले भी, ये क्या करने हैं, किसके अंतर्गत आएंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर। ठीक है जी, ये देखिए अब बात आती है सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में से क्वेश्चन आए हैं। देखो इसमें एक लाइन, एक शब्द, एक वाकांश, एक यूज किया है फ्रेज, ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। इसमें द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। जो कंपनी की टेरिटरी थी, देखो राज तो कंपनी कर रही थी, तो क्वेश्चन आएगा पहली बार कंपनी की टेरिटरी को ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया कब कहा गया, किस एक्ट के अंदर कहा गया, तो वो है ब्रिटिश इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। अच्छा जी, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो सुप्रीम कंट्रोल भी दे दिया। ठीक, अब क्या है, पूरा वो कंपनी किसके अंतर्गत काम करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम करेगी। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया गया 1858 एक्ट के अंदर, पर अभी अबॉलिश नहीं किया गया, पर उसको किसके अंदर रख लिया, सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। सुप्रीम कंट्रोल किसके अंदर, किसका होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और जो उसकी टेरिटरीज है कंपनी की, उसको कहा गया कि ये ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि किस एक्ट के अंदर कंपनी की टेरिटरी को ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया कहा गया, तो वो है ब्रिटिश इंडिया एक्ट ऑफ कौन सा, 1784। ठीक है, ये देख लीजिए 1784 ही है, हाँ 1784। तो ऐसे आपने रट्टा लगा के रखना है। ठीक है जी, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हम बाद में पढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। आज तक इतना ही रखते हैं। शुक्रिया जी, नमस्कार।